स्टूडेंट्स, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई डाला था, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन कर रहे थे, बोल रहे थे कि उसमें एकदम नीचे वाली जो स्लाइड का पोर्शन है वो क्लियर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आज उसको दोबारा से आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और उम्मीद है कि इस बार आप लोग उसको अच्छे से देख पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई आप लोग जानते हैं कि फंजाई बेसिकली हैं क्या। फंजाई आर ए क्लोरोफिलस थैलॉइड प्लांट्स। तो ये जो ए क्लोरोफिलस थैलॉइड प्लांट्स हैं, इनकी प्लांट बॉडी बहुत ही सिंपल होती है। जब भी हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है, रूट स्टेम एंड लीव्स वाला ग्रीन कलर का पत्तियों वाला एक छोटा सा प्लांट। लेकिन ये प्लांट्स ऐसे नहीं हैं। इन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, प्लस इनकी बॉडी भी डिविजिबल नहीं होती है रूट स्टेम एंड लीव्स में, बट ये प्लांट्स की कैटेगरीज में रखे गए हैं। देखिए, फंजाई इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स मशरूम. Older botanists also include bacteria, virus and slime molds with them. Because of lack of chlorophyll, they are called heterotrophs. On the basis of nutrition, they may be either parasite, saprophyte and symbionts. Now, what is parasite, saprophyte and symbionts? Parasites parasite is a relationship in between two living organisms in which one partner is benefited and the other is harmed. जैसे कि कोई भी फंजाई है, किसी प्लांट के ऊपर उसने अटैक किया या ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक किया और उसकी बॉडी से इसने नरिशमेंट लिया, प्लस वहाँ पर कोई भी डिजीज़ ये कॉज करता है, क्योंकि ये वहाँ से नरिशमेंट लेता है तो वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो जाएगी और वहाँ पर कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है। तो ये है पैरासाइट्स. इट इज़ नोन एज प्लस माइनस रिलेशनशिप. Whereas saprophyte, what is a saprophyte? Saprophytic is a relationship in between two living organisms. Sorry, it is not two living organisms. It is between two organisms, out of which one is living and other is non-living. So one partner is benefited and the other partner is neither benefited nor harmed. This type of relationship is called plus zero relationship. मीन्स एक को फायदा हुआ और दूसरे को ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग पार्टनर. जैसे कि लकड़ी के कोई भी सामान या लॉग्स पड़े हुए हैं बरसात के मौसम में, उन पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे कुकुरमुत्ते यानी मशरूम्स निकल आते हैं या बहुत सारी वहाँ पर फंगस लग जाती है, उसके ऊपर दूसरे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं. तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम सैप्रोफाइट्स कहेंगे, क्योंकि जो है वो प्लांट बॉडी का पार्ट था, वो प्लांट कभी लिविंग था जिसकी लकड़ी के ऊपर ये सारे जो प्लांट्स हैं और मशरूम्स हैं, ये फंजाई हैं, ये सब ग्रो कर रहे हैं. तो वो किसी लिविंग बॉडी का पार्ट था, आज वो डेड है, इसलिए उसको सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप के अंडर रखा जाता है. सिम्बायोंट्स. व्हाट आर सिम्बायोंट्स? इट इज़ अ रिलेशनशिप in between two living organisms in which both the partners are equally benefited. Means ये एक ऐसे रिलेशनशिप है जिसमें दो पार्टनर्स होते हैं और दोनों इक्वली बेनिफिटेड होते हैं. जिसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा आप लोग के सामने है लाइकेंस. लाइकेंस में एक एल्गल पार्टनर होता है, एक फंगल पार्टनर होता है. एल्गल पार्टनर फोटोसिंथेसिस करता है और फूड सिंथेसाइज करता है, जबकि जो फंगल पार्टनर है वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है. तो इस तरीके से दोनों ही पार्टनर्स को बेनिफिट हो गया. नाउ द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी and the scientists who are dealing with the mycology are known as mycologists. Okay.
Next, classification of fungi is still in state of flux. Lot of work is being done. अभी भी उस पर काम चल रहा है, बिल्कुल फाइनल स्टेज में नहीं कह सकते. तो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि फंजाई इतना कहना चाहिए कि बहुत ही फाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फाइन प्लांट है. उसकी प्लांट बॉडी जस्ट माइसीलियम से ही रिप्रेजेंट होती है. और जब मतलब स्टार्टिंग में हम किसी भी फंजाई को रिकॉग्नाइज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सेक्सुअल स्टेज भी हमें साथ साथ पता चल जाए. और फंजाई का क्लासिफिकेशन उसकी सेक्सुअल स्टेज के अकॉर्डिंग ही करना है. तो इसलिए वो जब तक उसकी सेक्सुअल स्टेज अननोन है तब तक हम उसे प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं कर सकते. इसीलिए ये अभी तक भी कंट्रोवर्सीज हैं कि हम कैसे उसको क्लासिफाई करें. द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट वर्क ऑन क्लासिफिकेशन आर बेसे 1950, स्पैरो 1958, एंसवर्थ 1961, अलेक्सोपोलस 1962, गॉमेन 1964, and Hawker in 1967, and Alexopoulos and Mims in 1979, Patterson and Sagan in 1992, Margulis and Schwartz in 1998 gave their classification. लेकिन यहाँ पर सारे के सारे जितने भी साइंटिस्ट इस समय क्लासिफिकेशन दे रहे हैं उन सभी में एक ऐसी पॉइंट है जिसके ऊपर सारे के सारे एग्री होते हैं. इसीलिए हम उसको कहते हैं दिस पॉइंट इज अनएनिमस इन बिटवीन ऑल द साइंटिस्ट एंड वर्कर्स हु आर डीलिंग विद क्लासिफिकेशन. कि बैक्टीरिया और वायरसेस को हम फंजाई के साथ कैटेगराइज नहीं कर सकते. उनके लिए फिर एक सेपरेट उनको स्टडी किया जाता है. पहले जो है उनको फंजाई के साथ ही स्टडी किया जाता था. रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑफ द इंटरनल रूल्स ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर. एक कमिटी है जो वर्ल्ड वाइड रूल्स देती है कि हमको जो फंजाई का क्लासिफिकेशन करना है उसको उसके साथ क्या क्या मेन बातें ध्यान रखने वाली हैं. तो उनके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स है. ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन इसको फॉलो करते हैं. द नेम्स ऑफ डिवीजन ऑफ फंजाई शुड एंड इन माइकोटा. द सब डिवीजन शुड एंड इन माइकोटिना. द नेम्स ऑफ क्लास शुड एंड इन माइसिटीज. द नेम ऑफ सब क्लास शुड एंड इन माइसिटिडी. The names of order should end in ales, and the name of family should end with the suffix AC. ACE. These were the common rules which were followed by every scientist who is dealing with the classification. सबसे पहले पूरे प्लांट किंगडम को कहा गया प्लांटी. उसकी एक डिवीजन माइकोटा में सारे के सारे फंजाई को रखा गया. इसको दो मेन सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया. पहला था मिक्सोमाइकोटिना और दूसरा था यूमाइकोटिना. मिक्सोमाइकोटिना के अंदर एक क्लास आती थी मिक्सोमाइसिटीज, जबकि यूमाइकोटिना को फर्दर डिवाइड किया गया दो ग्रुप्स में, लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई. लोअर फंजाई को कहा गया फाइकोमाइसिटीज और हायर फंजाई को कहा गया यूमाइसिटीज. जो लोअर फंजाई थी फाइकोमाइसिटीज उसको फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया. किट्रिडियोमाइसिटीज, हाइफोकिट्रिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, oomaicities, zygomaicities एंड ट्राइकोमाइसिटीज. जबकि यूमाइसिटीज यानी हायर फंजाई को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया. एस्कोमाइसिटीज, बिसिडियोमाइसिटीज एंड मिक्सोमाइसिटीज. मिक्सोमाइसिटीज इज अ फॉर्म क्लास. अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि फॉर्म क्लास का क्या मतलब होता है. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस इन मिक्सोमाइकोटिना एंड
यूमाइकोटिना। मैंने आपको बताया था ना अभी, प्लांटी को दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया, मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना। तो मिक्सोमाइकोटिना आर नॉन ग्रीन मल्टी न्यूक्लिएट नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जबकि यूमाइकोटिना आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर विद अ डेफिनिट सेल वॉल। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर सेल वॉल का ही है। जो मिक्सोमाइकोटिना के मेंबर्स हैं उनका जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं इंटैक्ट होती, जिसकी वजह से वो अपना शेप लगातार बदलते रहते हैं और वो अपना शेप बदलते हैं, इसी वजह से वो किसी भी फिल्टर के थ्रू पास हो जाते हैं। नेक्स्ट, अमीबॉइड और डेफिनिट शेप एंड साइज। अमीबॉइड होते हैं एंड नो डेफिनिट शेप एंड साइज। फ्री लिविंग, डिप्लॉयड एंड होलोकार्पिक। डिप्लॉयड होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n होना। 2n मीन्स इन द फॉर्म ऑफ n+n। डुप्लीकेट, डिप्लॉयड होते हैं ये सारे मेंबर्स। और होलोकार्पिक का मतलब होता है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द साइटोप्लाज्म इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्पोर्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ गोनेट्स। तो बिना किसी टाइप के गोनेट्स बने हुए अगर साइटोप्लाज्म सीधे सीधे स्पोर्स में कन्वर्ट होता है तो हम उसको होलोकार्पिक कहते हैं, और पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म एक साथ स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको होलोकार्पिक कहते हैं। द प्रोपेगेटिव यूनिट्स आर स्पोर्स विच आर डिफरेंशिएटेड बाय मियोसिस। जब भी डिप्लॉयड होगा तो उसमें मियोसिस मस्ट है। और नेक्स्ट, अब आप देखिए यूमाइकोटिना का। यूमाइकोटिना के मेंबर्स जो होते हैं शो ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड साइज। Plant body is called hypha or mycelium. Cell wall is made up of fungal cellulose and chitin. They may be holocarpic or eucarpic. अभी होलोकार्पिक को अभी हमने डिस्कस किया, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म स्पोर्स के कन्वर्जन में काम आता है तो हम उसको होलोकार्पिक कहते हैं। लेकिन अगर पूरे साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा हिस्सा ही स्पोर फॉर्मेशन के लिए काम आता है तो हम उसको यूकार्पिक कहते हैं। These members of Eumycotina reproduce by vegetative, asexual and sexual reproduction. यहाँ पर दो पिक्स हैं यूमाइकोटिना और मिक्सोमाइकोटिना के मेंबर के। तो मिक्सोमाइकोटिना का जो मेंबर है वो पीपीएलओस का एक एग्जाम्पल है। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ही फाइन तो होते ही हैं, साथ साथ इनके जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर कोई भी डेफिनेट सेल वॉल नहीं है, इसलिए किसी भी फिल्टर के थ्रू पास हो जाते हैं और इनको इन्फेक्शन से बचना एक बहुत ही टफ टास्क है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं या कोई भी फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचना है तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मिक्सोमाइकोटिना के अगर मेंबर्स हैं तो फिर वो छोटे से छोटे फिल्टर के थ्रू भी पास हो जाते हैं। दूसरा जो पिक है वो म्यूकर का है, राइजोपस। इनका एक डेफिनेट सेल वॉल होता है, डेफिनेट शेप होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए जो लोअर फंजाई और हायर फंजाई हैं उनको फर्दर और क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और इनमें से जो क्लासेस आपके सिलेबस में है मैंने उनको फिर से आपके सामने रखने की कोशिश की है। लोअर फंजाई का फर्स्ट जो क्लास था वो किट्रिडियोमाइसिटीज, उसमें ऑर्डर बनाया गया किट्रिडियल्स, जिसका मेंबर सिनकाइट्रियम आपके सिलेबस में है। क्लास ओमाइसिटीज का ऑर्डर 2 थे,
सेप्रोलेजनियल्स और पेरेनोस्पोरेल्स। सेप्रोलेजनियल्स का मेंबर सेप्रोलेजनी आपके सिलेबस में था और पेरेनोस्पोरेल्स का मेंबर पिथियम आपके सिलेबस में है, एल्ब्यूको आपके सिलेबस में है। हाँ, पेरेनोस्पोरेल्स को फर्दर 3 फैमिलीज में डिवाइड किया गया, पिथियेसी, पेरेनोस्पोरेसी और एल्ब्यूजिनेसी। और यूमाइकोटिना का जो तीसरा क्लास है उसको हम फॉर्म क्लास कहते हैं, क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज इज अ फॉर्म क्लास। और अभी हम आपको लेटर ऑन बताते हैं कि फॉर्म क्लास क्या होता है। अब ये देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना के जो मेंबर्स हैं वो नॉन ग्रीन मल्टीन्यूक्लिएट नेकेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, amoeboid, no definite shape and size, free living, diploid and holocarpic। डिप्लॉइड का मतलब आप लोग जानते हैं, N+N क्रोमोसोम्स, यानी कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए उनको 2n क्रोमोसोम्स बोलते हैं। नेक्स्ट होलोकार्पिक। होलोकार्पिक का मतलब होता है, ये आप लोग को याद होगा, मैं बार बार आप लोग को बताती रहती हूँ कि प्लांट्स में 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें से एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें एक खास बात होती है कि साइटोप्लाज्म इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्पोर्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ गोनेड्स। वहाँ पर गोनेड्स का यानी सेक्स ऑर्गन्स का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता और साइटोप्लाज्म डायरेक्टली स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं होलोकार्पिक। और यहाँ एक चीज़ और कि पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डायरेक्टली स्पोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम उसे होलोकार्पिक कह रहे हैं। द प्रोपेगेटिव यूनिट्स आर स्पोर्स विच आर डिफरेंशिएटेड बाय मियोसिस। नेक्स्ट, यूमाइकोटिना के कैरेक्टर्स, these are unicellular or multicellular with a definite cell wall. They show definite variation, great variation in shape and size. Plant body is called hypha or mycelium. Cell wall is made of fungal cellulose and chitin. They may be holocarpic or eucarpic. Holocarpic or eucarpic, again I have to explain कि होलोकार्पिक मैंने अभी आपको बताया कि पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्पोर्स, लेकिन अगर पूरे साइटोप्लाज्म का कुछ ही भाग स्पोर फॉर्मेशन में काम आता है और बाकी एज अ साइटोप्लाज्म पड़ा रहता है, तो हम उसको यूकार्पिक कंडीशन कहते हैं। रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव और एसेक्सुअली और सेक्सुअली, इसमें तीनों तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 मेंबर्स के मैंने पिक्स लगाए हुए हैं, पीपीएलओज यानी मेंबर ऑफ मिक्सोमाइकोटिना। पीपीएलओ का मतलब हुआ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी जो आउटर वॉल होती है वो नहीं होती है, तो जो साइटोप्लाज्म है वो डायरेक्टली अपना शेप एंड साइज चेंज कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर डेफिनेट सेल वॉल नहीं है, और शेप और साइज चेंज करने की वजह से ये जो है छोटे से छोटे फिल्टर के थ्रू भी पास हो जाता है। इसीलिए जो इन्फेक्शंस पीपीएलओज के थ्रू होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी फिल्टर के थ्रू। और दूसरा पिक जो है म्यूकर का है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि उसकी स्पोरेंजिया है और वहाँ पर कोई भी हम उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता। यहाँ पर मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है, जो मेंबर्स आपके सिलेबस में हैं, ये लास्ट ईयर तक सिलेबस में थे, तो कुछ सिलेबस आप लोग का चेंज हो गया है। तो लोअर फंजाई में क्लास किट्रिडियोमाइसिटीज, उसका एक ऑर्डर है किट्रिडियस, जिसका मेंबर सिनकाइट्रियम अभी तक आपके सिलेबस में था।
दूसरी क्लास ओओमाइसिटीज। ओओमाइसिटीज के दो ऑर्डर्स आपके सिलेबस में है, सेप्रोलेजनेल्स और पेरानोस्पोरेल्स। सेप्रोलेजनेल्स के मेंबर सेप्रोलेजनिया आपके सिलेबस में था पहले। पेरानोस्पोरेल्स, इसकी 3 फैमिलीज हैं आपके सिलेबस में, जिसमें से पिथियेसी का मेंबर पिथियम, जो कि डायबैक डिजीज कॉज करता है। मैं अभी आपको उसका पिक भी दिखाऊंगी। और दूसरा पेरानोस्पोरेसी, इसका मेंबर आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर पेरानोस्पोरा इसका मेंबर है। जो थर्ड मेंबर आपके फैमिली आपके कोर्स में है वो है एल्ब्यूजिनेसी। एल्ब्यूजिनेसी का मेंबर एल्ब्यूगो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एल्ब्यूगो हमेशा आता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट और इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट क्लास ज़ाइगोमाइसिटीज। ज़ाइगोमाइसिटीज का ऑर्डर म्यूकरेसी, इसका मेंबर म्यूकर आपके सिलेबस में है। हायर फंजाई, हायर फंजाई को मैंने अभी आपको बताया था कि 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है जिसमें से एस्कोमाइसिटीज, जिसकी 3 सब क्लासेस आपके सिलेबस में है, हेमिएस्कोमाइसिटिडी, यूएस्कोमाइसिटिडी एंड हाइमेनोमाइसिटीज। तो फिर जो हेमिएस्कोमाइसिटीज है इसका मेंबर यीस्ट, यूएस्कोमाइसिटिडी का मेंबर एस्परजिलस और हाइमेनोमाइसिटीज का मेंबर मोर्सेला आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की 2 सब क्लासेस आपके कोर्स में है, होमो बेसिडियोमाइसिटिडी एंड हीट्रो बेसिडियोमाइसिटिडी। तो जो होमो बेसिडियोमाइसिटिडी है उसका एक ऑर्डर है अस्टिलेजिनेल्स और दूसरा है यूरिडिनेल्स। तो अस्टिलेजिनेल्स का मेंबर अस्टिलैगो और यूरिडिनेल्स का मेंबर पक्सिनिया, दोनों आपके सिलेबस में है और दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अस्टिलैगो से स्मट डिजीज होती है और पक्सिनिया से रस्ट डिजीज होती है। रस्ट डिजीज हमेशा प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट पे होती है, जबकि जो स्मट डिजीज है वो हमेशा उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, उसके फ्लावर पे, उसके ग्रेन्स पे, उसकी ओवरीज को अटैक करती है। नेक्स्ट हीटेरोबेसिडियोमाइसिटिडी, इसका ऑर्डर अगेरिकेल्स यानी कि अगेरिकस आपके सिलेबस में है। और अगेरिकस और ऊपर आपने देखा था हाइमेनोमाइसिटीज में मोर्सेला। अगेरिकस एंड मोर्सेला बोथ आर एडिबल फंजाई और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं वो हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं और दे आर हाईली रिच इन प्रोटीन कंटेंट। और जब भी किसी की स्लो रिकवरी हो रही हो या बहुत लंबे समय से बीमार हो तो हम उनको मशरूम्स का पाउडर, मशरूम्स की सब्जी या कुछ भी दे सकते हैं, सूप वगैरह, जिससे कि बहुत जल्दी रिकवरी होती है। यहाँ पर 2 पिक्स आप देख रहे हैं, म्यूकरोमाइकोसिस एंड एस्परजिलोसिस की। तो दोनों में ही उनके माइसीलियम आप देख सकते हैं, छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं यहाँ पर माइसीलियम में, जिनसे कि हम अलग अलग स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि म्यूकर का जो माइसीलियम है वो लगभग 90 डिग्रीज पर डिवाइड हुआ है, जबकि एस्परजिलस का जो माइसीलियम है वो एक्यूट एंगल्स पर यानी बिलो 40 डिग्रीज पर डिवाइड हुआ है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पिक आप देख रहे हैं ये है white rust of crucifers caused by Albugo candida और Cystopus candidus। या पहले आप लीफ पर देख रहे हैं उसकी एसेक्सुअल स्टेज, और जो उसकी सेक्सुअल स्टेज है वो उसके फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस को अटैक करती है। ये देखिए यहाँ पर 2 आप फंजाई देख रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन देख रहे हैं। इनफैक्ट पहला जो फंगल इन्फेक्शन है वो सिनकाइट्रियम से है, सिनकाइट्रियम और पोटैटो ट्यूबर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोटैटो ट्यूबर के ऊपर खूब सारा एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। इसकी वजह से हम इसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी काफ़ी सारी हो जाती है उसमें।
तो इसको वर्ड डिजीज़ भी बोला जाता है इसी वजह से, जैसे कि मस्से जैसा कुछ इमरजेंस बाहर दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है पिथियम से होने वाली डायबैक डिजीज़। तो डायबैक ऑफ सीडलिंग्स कॉज करता है पिथियम। इसमें छोटे छोटे से जो सीडलिंग्स होते हैं, हाल ही में सीड से निकले होते हैं, वो उससे मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं और फाइनली डेड ऑफ हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं रस्ट डिजीज़। रस्ट को रस्ट हम इसलिए कहते हैं कि जब भी हम किसी आयरन सरफेस के ऊपर देखेंगे, अगर वो एकदम क्लीन है और उसके ऊपर कोई भी ग्रीसी सरफेस नहीं है, तो वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आते हैं और एयर में कांटेक्ट में आने के साथ ही उसमें आयरन के ऑक्साइड्स बनते हैं, जैसे फेरस ऑक्साइड्स एंड फेरिक ऑक्साइड्स बनते हैं, जिनकी वजह से उनका कलर पहले तो येलो ब्राउन होता है, फिर डार्क ब्राउन लेटर ऑन होने लगता है, और जब काफ़ी समय तक रखे रहते हैं तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब भी हम इनके स्पोर्स की वजह से इसका भी कलर चेंज होता है। इसमें 5 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, जिनमें से कि 3 वीक पर मिलते हैं। तो जब ये 3 जो स्टेजेस हैं वो येलो कलर, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर की होती है, तो इनमें अलग अलग कलर्स एकदम रस्ट की तरीके से दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसको रस्ट डिजीज़ भी कहते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम है, पिक्चर है, उसमें आप टेल्यूटर स्पोर्स देख रहे हैं, जो कि इन 5 स्पोर्स में से स्पोर्स हैं। ये आप देखिए अस्टिलैगो से होने वाली डिजीज़, स्मट डिजीज़। जो फर्स्ट पिक्चर है एक हेल्दी आपको दिखाई दे रही है इन्फ्लोरेसेंस यानी कि स्पाइक, और दूसरा जो देख रहे हैं आप उसमें कवर्ड स्मट है, और जो कि ग्रेन्स को पूरा पूरा रिप्लेस कर देते हैं, कोनेडिया या जो इसके स्पोर्स होते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स, लेकिन वो ओवरी की वॉल इंटैक्ट रहती है और वो अंदर ही बंद रहते हैं। लेकिन जो लूज स्मट होती है उसमें जो स्मट स्पोर्स हैं यानी क्लेमाइडोस्पोर्स, उसकी ओवरी वॉल को के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है और ओवरी वॉल रप्चर हो जाती है और फाइनली फट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लूज स्मट कहते हैं। यहाँ पर दोनों जो आपको अभी मैंने एडिबल फंगस बताई हैं, अगेरिकस और दूसरा वाला मार्शेला, ये दोनों ही उसकी फ्रूटी बॉडीज़ हैं, और इनको हम मशरूम्स की तरीके से वेजिटेबल्स में, सैलड में, सूप्स में पाउडर बनाकर कई तरीके से कंज्यूम करते हैं, और ये हाईली रिच इन प्रोटीन कंटेंट होती है। इवन मार्शेला में तो 99% तक प्रोटीन्स होती हैं, और अगेरिकस में अबव 90% प्रोटीन कंटेंट होता है। अब आ जाते हैं एक जो सबसे स्पेशल क्लास मैंने आपको बताया था, फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज यानी फंजाई इम्परफेक्टाई। अब इसको फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी कि फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके स्पोर्स के आधार पर किया जाता है, यानी परफेक्ट स्पोर्स के सेक्सुअल स्पोर्स के आधार पर किया जाता है। तो जिसके भी सेक्सुअल स्पोर्स यानी परफेक्ट स्पोर्स अननोन है, उसको हम इस क्लास में फॉर टाइमिंग रख देते हैं। अब क्योंकि एक टेम्परेरी क्लास है इसलिए इसको फॉर्म क्लास कहा जाता है, और फंजाई इम्परफेक्टाई का मतलब है इम्परफेक्ट फंजाई जिसकी सेक्सुअल स्टेजेस आर नोन। तो फंजाई फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ क्लास, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्म क्लास. The classification of fungi is mainly based on its perfect spores or sexual spores, but in case of this deuteromycetes, when a sexual stage of any fungi is unknown, then we keep that fungi for some time in this class, and whenever its sexual stage came in light, और जैसे ही हम उसको जान जाते हैं वैसे ही उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसकी क्लास में रख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंजाई की जो क्लासेस हैं वो उसके स्पोर्स के नाम के आधार पर ही हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखते हैं कि ट्रिडियोमाइसिटीज, तो उसमें जितने भी मैमल्स होंगे वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे, उनके पास फ्लैजिला होगा। फिर वो माइसिटीज देखिए उसमें ओगोनियम एंथ्रिडियम बनते हैं। एस्कोमाइसिटीज देखिए
उसमें एस्टस बनते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज देखिए, उसमें बेसिडियम बनते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लासेस में रखा गया है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान थोड़ा लेना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने दो जो पिक्चर्स लगाए हैं, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। तो अर्ली blight of potato is caused by Alternaria solanae, while the late blight of potato is caused by Phytophthora infestans. यहाँ पर अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट जब बच्चों से हम लोग पूछते हैं, यहाँ तक कि क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बाद भी बच्चे बताते हैं कि अर्ली ब्लाइट जब इन्फेक्शन अर्ली होता है तो उसको अर्ली ब्लाइट कहते हैं, और जब इन्फेक्शन ओल्ड हो जाता है तो उसको लेट ब्लाइट कहने लगते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जो अर्ली ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट इज कॉज्ड बाय Alternaria solanae एंड लेट ब्लाइट इज कॉज्ड बाय Phytophthora infestans। जो अर्ली ब्लाइट है उसके स्पॉट्स लीफ के लमाइना के बीच में आते हैं और उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती हैं, जबकि जो लेट ब्लाइट का सिम्टम है वो उसके मार्जिन से स्टार्ट होता है, और मार्जिन से स्टार्ट होता हुआ वो लीफ को इस तरीके से अटैक करता है कि ऐसा लगता है जैसे लीफ आग के ऊपर झुलस गई है, जल गई है। इसीलिए कॉमन लैंग्वेज में जो फार्मर्स है वो इसको झुलसा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झुलसा रोग। थैंक यू। आई होप आज आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।